गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो बच्चों, अपना जो है अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है नाज़ीवाद और हिटलर का। वो देखिए अपन बात कर रहे थे, तो अपन बात कर रहे थे कि फर्स्ट विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसके बाद में जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो गई थी। बिकॉज सब पहले तो जर्मनी ने जो विश्व युद्ध लड़ा था वो लोन लेकर लड़ा था, ठीक है। दूसरी चीज, जब जर्मनी विश्व युद्ध में हार गया था मित्र राष्ट्रों से, तो उसके बाद में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर जो है 6 मिलियन का जो है हर्जाना लगा दिया था, जिसे चुकाने में जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया था। इसके बाद में जर्मनी को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता अमेरिका से मिल रही थी, लेकिन अमेरिका का भी जो शेयर बाजार था वो बुरी तरीके से गिर गया था। इस वजह से जो है जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो और भी ज़्यादा जो है डाउन हो गई थी। लोगों के पास जो है काम नहीं रहा था। लोग अपने गले में तख्ती लगाकर घूम रहे थे कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। इस तरह की जो है हालात वहाँ के जो है हो गए थे। तो हम आगे देखेंगे कि उनके जो आगे के जो हालात थे वो और किस तरह से हुए। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। कन्फर्म सी बात है बेटा, डेफिनेट सी बात है कि आर्थिक संकट ऐसी चीज है जो व्यक्ति में डर और बेचैनी पैदा कर देता है, ठीक है। तो जर्मनी के लोगों का भी यही हाल था कि लोग डरे हुए थे कि हम अपना जो है पेट कैसे भरेंगे, हम अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे, हम अपना जीवन व्यापन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर निर्भर थी? आर्थिक स्थिति पर निर्भर थी। और जर्मनी के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होती जा रही थी बेटा? बहुत ज्यादा जो है वो गिरती जा रही थी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्यम वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। मुद्रा का अवमूल्यन, मैंने आपको बताया मुद्रास्फीति होती जा रही थी, ठीक है। जैसे बहुत मुद्रास्फीति का मतलब ये हो गया, देखो मुद्रास्फीति की स्थिति बनती जा रही थी, ठीक है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, मूल्य गिर जाता है। दूसरी चीज इसमें जो है वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं। मुद्रा का मूल्य तो गिर जाता है, ठीक है। जैसे अपन बात करें कि आज हमारे यहाँ पर जो है मुद्रा का प्रचलन बहुत हो गया। पहले 1 रुपये में, जब अपन अपने पुराने टाइम की बात करें तो 1 रुपया जो है 1 रुपये में हम बहुत सारी की जो है चॉकलेट्स वगैरह खरीद लेते थे। आज की अपन बात करें तो 1 रुपया जो कई कई जगह पर तो ऐसे जवाब मिलने लगे हैं कि 1 रुपया चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मुद्रा का क्या हो गया? अवमूल्यन। 1 रुपये की वैल्यू अब क्या हो गई? न के बराबर हो गई, ठीक है। जैसे हम अपने टाइम में बात करें तो हमारे घर वाले हमें स्कूल जाते वक्त 2 रुपये दे देते तो हम बहुत खुश होकर स्कूल जाते थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो 10 रुपये बिना बच्चा हिलता ही नहीं है। तो वैसे ही मुद्रा का मूल्य क्या हो गया? घट गया है। 10 रुपये हैं और 2 रुपये भी 2 रुपये ही हैं, लेकिन उसका मूल्य, उसकी कद्र जो थी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई है, ठीक है। तो वैसे ही मुद्रास्फीति का मतलब ये हो गया कि मुद्रा का मूल्य तो गिर जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग 2 रुपये को कुछ नहीं मानते, 1 रुपये तो चलन भी बंद हो गया, ठीक है। 50 पैसे थे वो तो बिल्कुल बंद हो गए, 25 पैसे बंद हो गए। पहले हम 25 पैसे लेकर भी जो दुकान पर पहुंच जाते थे, अब 25 पैसे की वैल्यू क्या हो गई? खत्म हो गई और वो बंद ही हो गई। 50 पैसे की वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है, और वो बंद हो गई। 1 रुपया था, 1 रुपये की वैल्यू कम हो गई। तो मुद्रा की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। पैसा वही है, 1 रुपये ही है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक है। उसका मूल्य गिर गया है और वस्तुओं की कीमतें क्या हो गई है? बढ़ गई हैं, महंगाई भी बढ़ी है, ठीक है। तो देखो बेटा, वही सब जो है हो रहा था। इस वजह से मध्यम वर्ग जो थे, खास तौर से जो वेतनभोगी कर्मचारी थे, जिन्हें वेतन मिल रहा था, है ना, और जो पेंशनधारियों की जो बचत थी वो सिकुड़ती जा रही थी। अब वो क्यों सिकुड़ती जा रही थी बेटा? क्यों? क्योंकि उन्हें, जैसे मान लो उन्हें जैसे 20,000 रुपये मिल रहे थे, ठीक है, 20,000, 20,000 रुपये
वेतन मिल रहा था, ठीक है, 20,000 मार्क इनकी क्या थी, मुद्रा थी। जर्मन मुद्रा कौन सी थी, मार्क थी। तो 20,000 मार्क जो है इनको क्या मिल रही थी, वेतन मिल रहा था इनको, ठीक है, मतलब इनको पेमेंट मिल रहा था इतना। अब मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया था। तो 20,000 रुपये में महंगाई बढ़ रही थी, तो 20,000 रुपये में कोई सामान जो है, जो सामान वो पहले 10,000 में लाते थे वो अब जो है 15,000 में या 17-18,000 रुपये में आ रहा था, ठीक है, 17,000 मार्क मान लो उसमें आ रहा था, ठीक है। तो अब इनकी जो बचत थी वो क्या हो गई थी, सैलरी तो वो की वही रह गई लेकिन उसकी वैल्यू कम हो गई। सैलरी तो 20,000 की 20,000 है लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। वैल्यू कम होने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई थी, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो आप, कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। सभी की हालत कैसी होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। और देखो जो स्वरोजगार में लगे हुए लोग थे या जो खुदरा व्यापारी थे उनकी भी कंडीशन क्या होती जा रही थी, डे पर डे गिरती जा रही थी। क्योंकि लोग अब जो है, लोगों के पास पैसा तो वो था, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं थी, कीमतें बढ़ रही थी। इस वजह से रोजगार भी क्या होते जा रहे थे, ठप होते जा रहे थे। समाज में इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि यदि यही डरा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब देखो समाज के इन तबकों के जो सर्वहाराकरण का भय सता रहा था, सर्वहाराकरण का भय इसलिए सता रहा था कि जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वो ये सोच रहे थे, ठीक है, कि यदि इसी तरह के हालात चलते रहे तो उन्हें एक दिन जो है मजदूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, ये मजदूरी भी मिल जाए तो मिल जाए, हो सकता है कि वो जो है बेरोजगार ही रह जाए, ठीक है। तो इस तरह का जो डर था वो उन्हें जो है बार बार सता रहा था बेटा। अब इसके बाद देखो आप, अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी। अब सिर्फ वही लोग बच रहे थे, संगठित मजदूर, जैसे किसी कारखाने में काम कर रहे हैं तो सभी मजदूर अब क्या हो गए थे, संगठित हो गए थे। वह किसी को भी जो है यहाँ से निकाला जाए तो सभी क्या होंगे, एक साथ ही निकल जाएंगे। तो संगठित मजदूर थे, उन्हीं की हिम्मत जो थी वो टूटी नहीं थी। लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बेरोजगार की जो बढ़ती फौज थी, इस वजह से उनके मोल भाव की जो क्षमता थी वो भी क्या हो रही थी, उसको भी हानि पहुंच रही थी, ठीक है। मोल भाव की क्षमता कैसे, जैसे किसी मजदूर को पर डे 300 मार्क जो है सैलरी मिल रही थी, अब उसको जो है 200 में ही जाना पड़ रहा था, 150 में ही जाना पड़ रहा था। इस तरह से जो है उनकी जो सैलरी थी, उनकी जो दिन मजदूरी थी वो क्या होती जा रही थी बेटा, कम होती जा रही थी, ठीक है। तो देखो इसके बाद में बड़े व्यवसायी संकट में थे। जो बड़े बड़े व्यवसाय थे, बिजनेस थे, वो किस में आ गए थे, अब संकट की स्थिति में जो है आ गए थे। क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी मतलब गहरी तरीके से जो है डाउन होती जा रही थी, ठीक है, कि छोटे व्यवसाय हो या बड़े व्यवसाय हो या स्वरोजगार में लगे हुए लोग हो, ठीक है, या फिर पेंशनधारी हो या सरकारी कर्मचारी हो, किसी भी तरह के जो कर्मचारी थे, किसी भी तरह के जो रोजगार लोग थे, उन सभी के रोजगारों पर जो है आघात पहुंच रहा था, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट से की वजह से परेशान था। किसानों को एक बहुत बड़ा वर्ग जो था कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट से की वजह से परेशान था। अब देखो बेरोजगार की स्थिति थी, ठीक है, तो अब कन्फर्म सी बात थी, भाई किसान जो थे, किसानों का जो उत्पादन था उस मतलब उत्पादन पर, उन उत्पादन की जो कीमतें थी उनमें क्या हो रही थी, धड़ाधड़ गिरावट हो रही थी, ठीक है। इस वजह से भी किसान परेशान थे कि उनमें उनकी जो लागत है वही उनको वापस नहीं मिल रही थी। उत्पादन की जो कीमतें थी वो गिर रही थी। जैसे गेहूं थे, मतलब जो गेहूं जो बाजरा, जो खाने की चीजें मान लो, ठीक है, या फिर कोई सब्जी वगैरह मान लो, कुछ भी मान लो, तो जो भी उनकी कीमतें थी वो क्या हो रही थी, जबरदस्त तरीके से जो है गिर रही थी। इस वजह से किसान भी क्या थे बेटा, बहुत ज्यादा परेशान थे। युवाओं को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अब जो युवा थे
वो अपने भविष्य भी कौन से सेक्टर में अपना भविष्य डिसाइड करे उन्हें खुद नहीं पता था। इस वजह से युवा जो थे, ठीक है, वो भी क्या थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। वे औरतें जो पहले तो कामकाज में लगी हुई थी और ठीक है, जैसे उनकी इनकम से वो अपने बच्चों का जो है भरण पोषण कर लेती थी, लेकिन अब उनके पास कोई रोजगार नहीं रहा था, जिस वजह से औरतों का भी दिल डूब रहा था। दिल डूबने का मतलब ये हो गया कि औरतें भी जो है दुखी हो रही थी, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के पेट पालने को लेकर जो है परेशान हो रही थी, ठीक है, मतलब चिंतित थी, तनाव में थी सभी औरतें। अब देखो, राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। राजनीतिक स्तर पर जिस तरह से इसकी आर्थिक स्थिति खराब थी, वैसे इसकी राजनीतिक स्थिति भी खराब थी। राजनीतिक स्तर पर भी जो है वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता व तानाशाही का शिकार बन सकता था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी। वाइमर गणराज्य का जो संविधान बना था उसमें बहुत सारी जो है इस तरह की कमियां रह गई थी, देखो, जिनकी वजह से जो है गणराज्य कभी भी अस्थिरता व तानाशाही का शिकार बन सकता था। आपको बताया मैंने, लोग लोकतांत्रिक सत्ता को मानने के लिए मतलब राजी नहीं थे। वो जो है मतलब तानाशाही सत्ता के लिए तैयार थे, लेकिन लोकतांत्रिक सत्ता के लिए जो है लोग तैयार नहीं थे, ठीक है। तो मतलब राजनीतिक व्यवस्था बनी, लेकिन वो इस तरह की व्यवस्था बनी कि वो कभी भी जो अस्थिर हो सकती थी, ठीक है, वो व्यवस्था कभी भी बिखर सकती थी और वो व्यवस्था लोकतांत्रिक से तानाशाही रूप धारण कर सकती थी। लोकतांत्रिक आप समझते हो, जनता के ऊपर जनता द्वारा जो शासन करने की जो व्यवस्था होती है, वो उसे क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जनता के शासन का मतलब ये हो गया, यदि जो राजनीतिक व्यवस्था संभाल रहे हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं, यदि वो उनके हितों के लिए कार्य नहीं करते हैं तो जनता उनसे उनका प्रतिनिधित्व छीन सकती है। लेकिन तानाशाही में क्या होता है कि जो राजनीतिक व्यवस्था संभाल रहे हैं या जो शासन कर रहे हैं, ठीक है, वो जनता की सुनते नहीं है, ठीक है, या फिर उन शासन में जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। तो तानाशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों ही अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो लोग लोकतांत्रिक के पक्ष में नहीं थे, लोग तानाशाही के पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी के ऊपर जो इस तरह के कर थोपे गए, ठीक है, उनकी वजह से लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के फेवर में नहीं थे। अब देखो, इसके बाद में देखो, इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। एक कमी किस तरह थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित ये जो है कमी थी। अब देखो, आनुपातिक तौर पर जो है कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। देखो, ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है किसी भी एक पार्टी को आसानी से समर्थन मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे किसी भी पार्टी को एक क्या नहीं मिल पा रहा था, पूर्ण रूप से समर्थन जो है नहीं मिल पा रहा था। किस वजह से? क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं था। इस वजह से जो है, इस प्रावधान की वजह से किसी भी पार्टी को बहुमत मिलना क्या हो गया था? नामुमकिन सा हो गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी। देखो, अनुच्छेद 48 क्या कहता था कि राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 48, ठीक है। देखो, अनुच्छेद 48 की अपन बात करेंगे बेटा कि यहाँ पर जो है अनुच्छेद 48 का क्या रोल था। यही आपसे पूछ ले कि जर्मनी के संविधान में अनुच्छेद 48 का क्या रोल रहा, उसकी क्या भूमिका थी। अनुच्छेद 48, ये अपने अनुच्छेद की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, ये जर्मनी का जो संविधान है, ठीक है, जर्मनी के संविधान में अनुच्छेद 48 की बात हो रही है ये, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें
राष्ट्रपति जो था वहां का, राष्ट्रपति को आपातकाल की, ठीक है, अध्यादेश जारी करने की, नागरिक आपातकाल लागू करने पहला, ठीक है, को आपातकाल लागू करने, दूसरा नागरिक अधिकार रद्द करने, तीसरा अध्यादेश जारी करने की जो है शक्तियां प्राप्ति। अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने की शक्ति। प्राप्त थी। ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति के पास में थी कि राष्ट्रपति कभी भी आपातकाल लागू कर सकता है, राष्ट्रपति नागरिक अधिकारों को भी रद्द कर सकता है, अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने की शक्ति प्राप्त थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन अपने भारत की बात करें तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की भी शक्ति प्राप्त है, नागरिक अधिकार रद्द करने की कोई शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। देखो आपातकाल भी यदि वो लागू करता है तो संसद की अनुमति के बिना वो जो है वो आपातकाल ज्यादा समय तक लागू नहीं रख सकता। अध्यादेश भी वो जारी करता है तो उसमें भी जो है उसे अपने जो नीचे के जो पद होते हैं उनसे जो है क्या करना पड़ता है, पहले उनके साथ डिस्कशन करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है वो अध्यादेश जारी करते हैं। तो इस वजह से शासन में तानाशाही व्यवस्था लागू नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि राष्ट्रपति जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन था, ठीक है, एक व्यक्ति विशेष था, उसी के हाथों में आपातकाल लगाने की शक्ति उसको दे रखी थी। ये अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 के तहत जो है राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक कोई भी अधिकार है उसे बिना संसद की परमिशन के भी क्या कर सकता था, रद्द कर सकता था, और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने की उसको जो है क्या थी, शक्ति प्राप्त थी। इस वजह से शासन व्यवस्था में एक तानाशाही व्यवस्था का विकास हो रहा था या उद्भव जो है हो रहा था। ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष को, ठीक है, आपातकाल लागू करने की शक्ति दे रखी थी, नागरिक अधिकार रद्द करने की शक्ति दे रखी थी, अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने की शक्ति उसको प्राप्त थी। इस वजह से शासन व्यवस्था में तानाशाही जो है व्यवस्था का मतलब जो है उद्भव हो रहा था। अब इसके बाद देखो बेटा, आप नागरिक अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। अपने जीवन काल में, अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन कितने व्यक्तियों के हाथों में रहा, 20 मंत्रिमंडल के हाथों में रहा, और कितने दिनों तक रहा, 239 दिन से ज्यादा नहीं रही। ये जो शासन व्यवस्था थी वो 239 दिन से ज्यादा जो है नहीं रही। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि व्यक्ति विशेष के हाथों में सत्ता आ जाती है तो वो तानाशाही बन जाती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल हुआ, बार बार आपातकाल लगाया गया, नागरिकों के कई अधिकार रद्द किए गए, साथ में ही अध्यादेश के जरिए जो है शासन व्यवस्था जो है संचालित की जा रही थी। तो कुल मिलाकर ये जो शासन व्यवस्था थी वो कितने दिनों तक रही, 239 दिनों तक रही, और 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में जो है ये शासन व्यवस्था रही थी बेटा। अब इसके बाद देखो, इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी, ठीक है। इन सारे नुस्खों के बावजूद भी ये जो संकट था, आर्थिक जो संकट था, वो दूर नहीं हो पा रहा था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था। देख रहे हो आप, ठीक है। अनुच्छेद 48, ये जो कमियां थी
संसद में ये संसद की संचालन के लिए जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान में जो है बहुत सारी की कमियां लग गई थी। पहला तो ये था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अभाव था उसमें। दूसरा ये था कि अनुच्छेद 48 इसमें इंक्लूड था, ठीक है। तो इस अनुच्छेद 48 के आधार पर जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था एक तानाशाही व्यवस्था जो है बनकर रह गई थी। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखो आप हिटलर का उदय देखो किस प्रकार से हुआ। हिटलर के उदय की अपन बात करेंगे। ये तो आपको समझ में आएगा ना कि किस तरह से जो है मतलब जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब हुई, क्यों हुई, उसका कारण भी आपको पता चल गया। ठीक है, किस तरह से क्या हालात थे वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखो अपन बात करेंगे हिटलर का उदय किस तरह से हुआ उसकी। अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। ये जो जर्मनी के जो हालात चल रहे थे कि उनकी अर्थव्यवस्था खराब थी, राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी और समाज में लोग जो हैं आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, इन सब कारणों की वजह से हिटलर जो है कौन से सत्ता में पहुंचा, राजनीतिक सत्ता में पहुंचा। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। अब देखो बेटा, हिटलर का जन्म कब हुआ और जन्म स्थान कहाँ पे था वो अपन जो है अभी देखेंगे बेटा। तो देखो इसमें हिटलर की बात करें, ठीक है, तो जन्म की अपन बात करें, हिटलर के जन्म का आपको ध्यान में रखना है 1889 में ऑस्ट्रिया में। कहाँ जन्मे? ऑस्ट्रिया में। ठीक है बेटा, तो हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था और कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगी। इसके बाद में अपन बेटा बात करेंगे, देखो हिटलर की जो युवा अवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बीती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में हो गया। अब देखो, रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने भी अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। बिल्कुल बेरोजगार था। ठीक है, अब बेरोजगार होने की वजह से कोई जब रोजगार उसको नहीं मिल रहा था तो उसने अपना जो नाम था, जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है, 1914 से 18 तक का जो पहला विश्व युद्ध था, तो उसमें अपना जो नाम था, ठीक है, पहले विश्व युद्ध में शुरुआत में ही उसने अपना नाम फौजी भर्ती में लिखवा दिया था, मतलब फौज में जो है वो भर्ती हो गया था। ठीक है, भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे का संदेशवाहक का काम किया, अग्रिम मोर्चे के संदेशवाहक का काम किया उसने। ठीक है, जो सबसे आगे का जो मोर्चा था उसमें संदेशवाहक का उसने जो है काम किया। कॉर्पोरेल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। तमगे का मतलब उसने कुछ उपाधियां भी हासिल की, कुछ प्रशंसाएं भी उसको जो है बहादुरी के लिए उसको मिली। जनरल सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था। जब जनरल सेना हार गई थी, जर्मन सेना, ठीक है, तो जर्मन सेना के हारने के बाद में हिटलर पूरी तरीके से हिल गया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। और जब वर्साई की संधि हुई, वर्साई की संधि मैंने आपको बताया था जर्मन के लिए एक अपमानजनक संधि थी। वर्साई की संधि में मतलब उनके ऊपर एक तो जर्मन को प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, साथ में ही उसके ऊपर हर्जाना थोपा गया। इसके अलावा जो थी जर्मन के लिए शस्त्र मतलब निशस्त्रीकरण की नीति जर्मन के लिए जो है थोपी गई कि अब जो है जर्मनी अस्त्र शस्त्र उपयोग में नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो ये संधि हुई तो उसमें जर्मनी के लिए जो शर्तें रखी गई थी कि आप प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं, ये जो आर्थिक संकट हुआ है वो आप लोगों की वजह से हुआ है, जर्मन को जिम्मेदार ठहराया गया और जर्मन के ऊपर 6 मिलियन का हर्जाना थोपा गया था। ठीक है, उस वजह से हिटलर क्या हो गया था, बहुत ज्यादा आग बबूला था, बहुत गुस्से में था। ठीक है, कि जर्मनी के साथ इस तरह का बिहेव क्यों हुआ। ठीक है,
तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अपन ने पहले देख ली थी बेटा कि जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि में कौन कौन सी शर्तें थोपी गई थी, ठीक है। अब इसके बाद देखो 1919 में जब उसने जर्मन वर्क्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली थी, जर्मन वर्क्स पार्टी, ठीक है, तो उस समूह की उसने सदस्यता ले ली। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इस पार्टी के बाद में नात्सी पार्टी, इस पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। 1919 में ये अपन हिटलर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये आपको बेटा ध्यान में रखना है कि 1919 में कौन सी जर्मन वर्क्स पार्टी में शामिल हुआ, ठीक है बेटा, जर्मन वर्क्स पार्टी में शामिल हुआ कब? 1919 में, ठीक है। अब इसके बाद की बात करें तो इसके बाद में उसने नई पार्टी बनाई, नई पार्टी, नई पार्टी इसने बनाई थी। वो पार्टी कौन सी थी बेटा? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसे बाद में क्या कहा जाने लगा? नात्सी कहा जाने लगा। इस पार्टी को ही क्या कहा जाने लगा? नात्सी जो है कहा जाने लगा था बेटा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। इस पार्टी को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा था? नात्सी के नाम से जो है जाने जाना लगा था। ये चीज आपको समझ में आ गई कि हिटलर का जो उदय होने के पीछे जो कारण था वो कौन सा कारण था? पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, उस वजह से भी वो कुछ परेशान था, और उसके बाद में उसने जो है वर्साई की जो संधि हुई, उस संधि के बाद में हिटलर जो है अपने मतलब हिटलर बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया, ठीक है। और उसने फिर इसके बाद में 1919 में एक पार्टी ज्वाइन की, जर्मन वर्क्स पार्टी में शामिल हुआ। शामिल होने के बाद में उस पार्टी पर धीरे धीरे इसने अपना अधिकार जमा लिया था, और अधिकार करने के बाद में इसने अपनी खुद की उसी पार्टी को एक नया नाम दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम से वो पार्टी बनाई, जिसे क्या कहा जाने लगा? नात्सी कहा जाने लगा, ठीक है बेटा। ये चीज आपको समझ में आ गई। एक हिटलर के जन्म का आपको ध्यान में रखना है, 1889 ऑस्ट्रिया में जो है इसका जन्म हुआ था, ठीक है बेटा। और बाकी अब हिटलर के बारे में जो है अपन और बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा, तब तक हैव ए गुड लक।